अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। तो आज जो है ना हम एपिडेमियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हम डिज़ीज़ को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब हमने लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात की थी और उसमें जो है ना हमने डिस्कस किया था कि मिसाल के तौर पर हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स होते हैं, मतलब प्राइमोडियल लेवल हो गया, उसके अलावा प्राइमरी लेवल हो गई, उसके अलावा जो है ना सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन, और कौन कौन से है कि मिसाल के तौर पर प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या चीज़ है। और इसके अलावा अगर हम देख लें तो सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है ना वो क्या चीज़ होती है, हम डिटेक्ट एंड ट्रीटमेंट किस में करते हैं, हम रिहेबिलिटेशन किस में करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो असल में रिलेटेड टू दी डायनेमिक्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन है, मतलब एक डिज़ीज़ किस तरह से ट्रांसमिट हो सकती है। हमने वहाँ पे बात की थी कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, हम किस तरह से एक डिज़ीज़ को प्रिवेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिज़ीज़ ट्रांसमिशन की, कि मतलब हम डिज़ीज़ को किस तरह से ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब अगर एक डिज़ीज़ ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट हो रही है तो वो किस तरह से ट्रांसमिट हो सकती है। क्लियर है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिज़ीज़ ट्रांसमिशन का। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो डायनेमिक्स ऑफ डिज़ीज़ ट्रांसमिशन हमारे पास तीन हो सकती है, मतलब एक है हमारे पास सोर्स और रिजर्वायर, दूसरा है हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एंड तीसरा है हमारे पास सक्सेप्टेबल होस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो सिर्फ और सिर्फ हम सोर्स और रिजर्वायर के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक मिनट, पता नहीं ये, अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो असल में सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज और रिजर्वायर से रिलेटेड है कि किस तरह की कौन कौन से सोर्सेज हो सकती है जिसके ज़रिए जो है ना वो इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है टूवर्ड्स दी ह्यूमंस, एक बंदे से दूसरी बंदे की तरफ किस तरह से ट्रांसमिट हो सकती है, मतलब कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो सोर्सेज और रिजर्वायर को अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या चीज़ होती है, तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है। तो रिमेंबर वन थिंग, द पर्सन, animal, object or substance from which an infection agent passes or is disseminated to the host। मतलब क्या है इसका, ये बड़ा ही सिंपल, मतलब यहाँ पे अगर आप देख ले तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन या अगर वो एनिमल है या ऑब्जेक्ट है या हमारे पास कोई सब्सटेंस है, क्लियर है, लेकिन उस पर्सन से या एनिमल से या ऑब्जेक्ट से या सब्सटेंस से अगर कोई इन्फेक्शन एजेंट जो है ना वो क्या हो, पास हो रहा हो, किस चीज़ की तरफ, होस्ट की तरफ, तो इसको हम क्या कहते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी डिफिनेशन को देख लेना, सो ये सिंपली बता रहा है कि द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच मतलब क्या है कि एन इन्फेक्शन एजेंट पासिस आर इज डिसिमिनेटेड टू द होस्ट। होस्ट क्या है, होस्ट वो है जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो रहेगा। और सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो हमारे पास पर्सन भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और सब्सटेंस भी हो सकता है। मतलब ये कि अगर एक पर्सन है वहाँ पे एक इन्फेक्शन उसमें जो है ना प्रेजेंट है, एक बीमारी उसमें प्रेजेंट है, या एक एनिमल है जहाँ पे वो इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है, क्लियर है, एक ऑब्जेक्ट हो गया जहाँ पे वो इन्फेक्शियस एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इस जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं ना ये अगर पर्सन से ट्रांसमिट हो तो ये भी सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, अगर ये एनिमल से ट्रांसमिट हो दूसरी बंदे की तरफ तो ये भी सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, अगर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसमिट हो तो ये भी हमारे पास सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है, और अगर सब्सटेंस की तरफ ट्रांसमिट हो तो ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब सोर्स है ट्रांसमिशन के लिए, एक सोर्स जो है ना वो प्रेजेंट होता है, या तो वो पर्सन की शक्ल में होगा, या किसी एनिमल की शक्ल में होगा, या ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस की शक्ल में। तो जब भी हमारे पास एक इन्फेक्शियस एजेंट जो है ना या तो पर्सन से या एनिमल से या ऑब्जेक्ट से या हमारे पास सब्सटेंस से ट्रांसमिट हो टूवर्ड्स अदर ऑब्जेक्ट्स या अदर एनिमल्स या अदर पर्सन, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ
ट्रांसमिशन कहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ, एक मिनट। रिजर्वायर क्या होता है? मतलब अगर हम देख लेना, हमने बात की कि सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, लेकिन हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि आज का जो हमारा है ना, हम सोर्स को पहले डिस्कस करेंगे, फिर जो है ना रिजर्वायर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सोर्स को तो हमने डिस्कस किया कि सोर्स क्या चीज़ होती है, मतलब जहाँ पे वो इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो इसके बाद जो है ना हम क्या डिस्कस करेंगे, रिजर्वायर को डिस्कस करेंगे कि रिजर्वायर असल में होती क्या है। अच्छा, तो रिजर्वायर क्या चीज़ है? एनी पर्सन, एनिमल, plant, soil, substance or combination of these in which an infectious agent normally lives and multiplies, on which it depends primarily for survival, or where it is reproduce itself in such a manner that it can be transmitted to susceptible host। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ से अगर लेकर यहाँ तक हम देख लें तो ये क्या बता रहा है कि अगर एक बंदा है या एक जानवर है या एक प्लांट है या सॉइल है या सब्सटेंस है या कम्बिनेशन ऑफ दीज, अगर इसमें एक इन्फेक्शन एजेंट जो है ना वो नॉर्मली जो है ना वहाँ पे रहता है और वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, क्लियर है। अब वो मल्टीप्लाई या तो इसलिए होगा कि जो होस्ट है ना हमारे पास, अगर वो पर्सन है या एनिमल है या प्लांट है, मतलब जो रिजर्वायर है, तो वहाँ इसलिए ये इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है क्योंकि ये या तो उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है और या वहाँ इसको इन्फेक्शन हो गई है तो अब वो इन्फेक्शन वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। मिसाल के तौर पर आप कोविड-19 के क्या है, कोविड-19 की रिजर्वायर है, ठीक है। तो अगर आप कोविड के रिजर्वायर है ना, तो मतलब आप में जो है ना इन्फेक्शियस एजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो आप में नॉर्मली लिव कर रहा है, लेकिन आप में कुछ साइन एंड सिम्टम्स अभी जो है ना वो नमूदार नहीं हुए। ये हर्ड इम्यूनिटी की हम बात करेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है, तो इसमें जो है ना आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ ना कि नॉर्मली वो क्या करेगा, वो आपके बॉडी में प्रेजेंट होगा, क्लियर है। अब नॉर्मली अब कोविड-19 जो है ना, ये कोविड-19 नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, मतलब ये ना तो नॉर्मली प्रेजेंट होता है और ना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम अदर बैक्टीरियाज़ की बात करें ना, मिसाल के तौर पर स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो गई, ठीक है। इसके अलावा जिसे हम जो है ना जिसे हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, तो मतलब वो हम जो है ना उसको नॉर्मली वहाँ पे लिव कर रहा होता है वो बैक्टीरिया, क्लियर है। तो मतलब रिजर्वायर क्या चीज़ है? एनी पर्सन, एनिमल, प्लांट, सॉइल, सब्सटेंसेस जहाँ पे वो इन्फेक्शियस एजेंट जो है ना वो नॉर्मली लिव कर रहा होता है या वो उसकी सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस होगा ना तो वो ट्रांसमिट भी हो सकता है टू द सक्सेप्टेबल होस्ट, मतलब दूसरे बंदे को वो ट्रांसमिट हो भी सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लो, द रिजर्वायर टिपिकली हार्बर्स द इन्फेक्शियस एजेंट्स विदाउट इंजरी टू इटसेल्फ एंड सर्व एज अ सोर्स फ्रॉम विच अदर इंडिविजुअल कैन बी इन्फेक्टेड। क्या मतलब है कि जो रिजर्वायर होता है ना उसके अंदर वो इन्फेक्शियस एजेंट हार्बर कर रहा होता है। हार्बर का मतलब ये है कि वो वहाँ पे रह रहा होता है लेकिन उसको कोई इंजरी नहीं होती, मतलब जो रिजर्वायर है ना, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स वहाँ पे रह रहा है तो उसको कोई इंजरी कॉज नहीं करेगा। लेकिन जो इन्फेक्शियस एजेंट वहाँ रिजर्वायर में प्रेजेंट है तो वो ख़तरनाक है किस बंदों के लिए? जो अदर इंडिविजुअल है। मिसाल के तौर पर मेरे अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो मुझे कोई जो है ना वो नहीं कर रहा, मतलब मुझे कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं जो है ना वो इन्फेक्शियस एजेंट कोई दूसरे बंदे तक ट्रांसमिट करूँ तो वो वहाँ पे क्या करेगा? उसको इन्फेक्ट करेगा, उसको जो है ना इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्लियर है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिजर्वायर। रिजर्वायर का सिंपल मतलब ये है कि एक बंदे में अगर जो है ना एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एक इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है, वो उसमें तो इंजरी नहीं कॉज कर रहा, लेकिन अगर वो इन्फेक्शियस एजेंट उस बंदे से दूसरे बंदे तक ट्रांसमिट हो गया तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन कॉज कर देगा, क्लियर हो गया। अच्छा, रिजर्वायर एंड सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी डिफरेंट आर सेम, मतलब ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। किस तरह से डिफरेंट और सेम हो सकते हैं? डिफरेंट किस तरह से हो सकते हैं?
So the typhoid fever affects more than 15 million annually and accounts for more than, मतलब अगर हम यहाँ पे देख ले तो 15 मिलियन से ज़्यादा जो है ना इफेक्ट हो रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे देख ले तो मोर देन 5 लैक्स डेथ्स जो है ना वो एनुअली हो रहा होता है। किस चीज़ से? टाइफाइड फीवर से। अब अगर हम यहाँ पे बात कर ले, सो द गॉल ब्लैडर ऑफ द ह्यूमन होस्ट प्रोवाइड द ओनली नॉन रिजर्वायर फॉर द कॉजेटिव एजेंट। मतलब क्या है कि गॉल ब्लैडर ऑफ द ह्यूमन क्या है, ये होस्ट को प्रोवाइड करता है एज ए नाउन एज रिजर्वायर। किस चीज़ के लिए? जो कॉजेटिव एजेंट है। क्लियर हो गया ना? अब वो पॉजिटिव एजेंट कौन है? सल्मोनेला टाइफी। ये सल्मोनेला टाइफी असल में एक बैक्टीरिया है जो टाइफाइड कॉज करता है। लेकिन अगर हम इसकी रिजर्वायर की बात करें ना, तो अगर हम रिजर्वायर की अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में ये कहाँ पे रिजर्वायर होगा? ये कहाँ पे हार्बर होगा? गॉल ब्लैडर में। क्लियर है? So Salmonella typhi, a gram negative enteric bacillus, but the source of infection might be the food contaminated by the feces or urine of the patient or contaminated food, milk or water. अब source of transmission क्या हो सकती है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकती है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ये हो सकता है कि अगर एक बंदी की तरफ ये ट्रांसमिट होगा, ये इसमें इन्फेक्शन जो है ना कॉज करेगा, तो या तो वो वाला खुराक जो कंटेमिनेट हो गया है ड्यू टू एनी फीसेस या यूरिन ऑफ द पेशेंट। यूरिन ऑफ द पेशेंट का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर एक बंदे के अंदर जो है ना सल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है। क्लियर है? तो अगर उसका जो यूरिन है ना वो कंटेमिनेट है सल्मोनेला टाइफी से, उसमें सल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया? तो उसकी वजह से भी दूसरी बंदे को ये ट्रांसमिट हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप लैब में काम कर रहे हैं या जो है ना आप सेम वॉशरूम जो है ना यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको जो है ना ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देख ले तो कंटेमिनेटेड फूड की वजह से या मिल्क की वजह से या वाटर की वजह से भी ये ट्रांसमिट हो सकती है, ये सल्मोनेला टाइफी। तो ये हमारे पास अगर हमने रिजर्वायर की बात की ना, ये ह्यूमन होस्ट क्या चीज़ है? ये रिजर्वायर हो सकती है। उसका जो गॉल ब्लैडर है ये रिजर्वायर हो सकता है। किस चीज़ के लिए? सल्मोनेला टाइफी के लिए, कि वो वहाँ पे उसको हार्बर करे और फिर अगर उसका यूरिन ऑफ द पेशेंट है या मतलब दूसरे बंदे को उसका जो है ना ट्रांसमिट हो गया, तो वो वहाँ पे क्या करेगा? इन्फेक्शन कॉज करेगा। अच्छा, रिजर्वायर एंड सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में कैन बी डिफरेंट आर सेम। तो अगर यहाँ पे हम सेम की बात करें ना तो सेम यहाँ पे अब देख लो, वहाँ पे हमने डिफरेंट की बात की, अब हम सेम के बारे में बात कर लेते हैं। सो अ मेजर एजेंट फॉर फूड बोनी इलनेस इज स्टेफिलोकोकस ऑरिस। क्लियर है? A major agent for foodborne illness is Staphylococcus aureus, a gram-positive bacterium for which both humans and other animals can serve as a reservoir. मतलब क्या है कि Staphylococcus aureus एक ऐसी बैक्टीरिया है जो एक पॉजिटिव बैक्टीरियम है और ह्यूमन बोथ और अदर एनिमल कैन सर्व एज अ रिजर्वायर। मतलब क्या है कि ये Staphylococcus aureus ह्यूमन और एनिमल दोनों के अंदर क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है। एज अ रिजर्वायर जो है ना ये वहाँ पे रह सकता है। रिजर्वायर का क्या मतलब है कि वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, वहाँ पे कोई डिजीज़ कॉज नहीं करेगा जहाँ पे ये प्रेजेंट है, लेकिन उस बंदे से अगर ये दूसरे बंदे की तरफ ट्रांसमिट होगा तो फिर जो है ना ये मसला कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। अच्छा, इसके अलावा a carrier might be permanent nasal carrier of the Staphylococcus aureus who disseminates the agent from the site. Nose and nasal passages are both reservoir and sources. क्या मतलब है इसका कि ये जो नेज़ल कैरियर की बात हो रही है, मतलब क्या है कि ये जो रिजर्वायर है ना ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये परमानेंट नेज़ल कैरियर होगा ऑफ द Staphylococcus aureus। तो मतलब अगर हम जो है ना ये नेज़ल पैसेजेस हो गए और नोज हो गए, ये बोथ एज ए रिजर्वायर काम कर सकता है। किस चीज़ के लिए? स्टेफिलोकोकस ऑरिस के लिए। मतलब जो हमारा नोज़ है, जो नेज़ल पैसेजेस हैं, वहाँ पे एज ए रिजर्वायर जो है ना स्टेफिलोकोकस ऑरिस रह सकता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास क्या हो गए? मतलब एनिमल्स
और ह्यूमंस के लिए ये हमारे पास सेम है। अच्छा, इसके बाद जो है ना देखते हैं रिजर्वायर हमारे पास कितनी अक़साम, इतनी इसकी जो है ना कितनी अक़साम है। तो मतलब हमारे पास एक हो गया ह्यूमन रिजर्वायर, दूसरा है हमारे पास एनिमल रिजर्वायर, और तीसरा है हमारे पास रिजर्वायर इन नॉन लिविंग थिंग, मतलब वो बैक्टीरियाज जो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया जो एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो रिजर्वायर जो नॉन लिविंग थिंग के अंदर जो है ना प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी ये कुछ टाइप्स हो गए रिजर्वायर के टाइप्स। 3 टाइप्स है, ह्यूमन रिजर्वायर, एनिमल रिजर्वायर, रिजर्वायर इन द नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिजर्वायर की वही बात हो रही है कि ह्यूमन रिजर्वायर हो गया, एनिमल रिजर्वायर हो गया, और नॉन लिविंग रिजर्वायर हो गई है। अच्छा, ह्यूमन रिजर्वायर की अब हम बात कर लेते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, ह्यूमन रिजर्वायर में एक है हमारे पास केस, ठीक है, और दूसरा अगर हम यहाँ पे देख लेना, एक होता है कैरियर और दूसरा है हमारे पास केस। अब इसमें जो है ना फ़र्क क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो ए पर्सन हैविंग ए पार्टिकुलर डिजीज, डिसऑर्डर और कंडीशन अंडर इन्वेस्टिगेशन, 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ। अच्छा, अब देख लो यहाँ पे एक बंदा है, उसको एक पार्टिकुलर डिजीज़ है या डिसऑर्डर है या कंडीशन है और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई केस जो है ना वो डेवलप हो गई है, कोई डिजीज़ केस जो है ना वो उसके अंदर डेवलप हो गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिजर्वायर तो है लेकिन कौन सी कैटेगरी का है, केस कैटेगरी का है। मतलब इसके अंदर ऑलरेडी डिजीज़ कॉज हो गई है, मतलब वो खुद भी जो है ना उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो गया है। अच्छा, ए वैरायटी ऑफ क्राइटेरिया, क्लिनिकल, बायोकेमिकल, लेबॉर्ट्री माइट बी यूज टू आइडेंटिफाई द केसेस। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है ना हम क्या करेंगे, हम क्लिनिकल प्रैक्टिस यूज़ करेंगे, बायोकेमिकल प्रैक्टिस, लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस यूज़ करेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर जो है ना कौन सी बीमारी लगी हुई है, कौन सी बीमारी इसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है। सो वो बंदा जिसके अंदर जो है ना कोई डिजीज़ हो या कोई डिसऑर्डर हो या कोई कंडीशन हो और उस कंडीशन की वजह से हम उसकी जो है ना क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इसको हम ह्यूमन रिजर्वायर कहते हैं। लेकिन क्राइटेरिया ऑफ केस कि उसके अंदर जो है ना ह्यूमन रिजर्वायर तो है लेकिन ख़ुद भी उसके अंदर कोई डिजीज़ आ गई है। क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, प्रेजेंट ऑफ इन्फेक्शन माइट बी क्लिनिकल, सब क्लिनिकल और लेटेंट। ये इसके कुछ टाइप्स है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल क्या होती है, सब क्लिनिकल और लेटेंट ह्यूमन रिजर्वायर केस क्या होती है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन रिजर्वायर हमारे पास क्या हो गया, ह्यूमन रिजर्वायर तो है लेकिन उसके अंदर खुद भी एक डिजीज़ प्रेजेंट है, खुद भी एक डिसऑर्डर प्रेजेंट है। क्लियर है। अब आ जाते हैं कैरियर की तरफ। तो कैरियर का क्या मतलब है, जो कैरी करता हो किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी इन्फेक्शियस एजेंट को। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लो, ए कैरियर इज एन इंडिविजुअल हु हार्बर्स द ऑर्गेनिज्म बट इज नॉट इन्फेक्टेड एज मेजर्ड बाय सीरोलॉजिकल स्टडीज, नो एविडेंस ऑफ एन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स और बाय एविडेंस ऑफ द क्लिनिकल इलनेस। क्या मतलब है कि एक बंदे के अंदर जो है ना एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो उसको हार्बर कर रहा है, वो उसकी जो है ना वहाँ पे उसको जो है ना एरिया प्रोवाइड की हुई है, लेकिन हमने उसकी सीरोलॉजिकल स्टडीज़ की और सीरोलॉजिकल स्टडीज़ में कोई भी जो है ना उसका पॉजिटिव टेस्ट नहीं आया, मतलब उसके अंदर ये डिटेक्ट नहीं हुआ कि हाँ इसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो मतलब वो बंदा या कोई एनिमल जिसके अंदर जो है ना, मतलब यहाँ पे हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं ना, तो वो बंदा, वो ह्यूमन जिसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो लेकिन उसको खुद जो है ना इन्फेक्शन नहीं हुआ हो और उसकी जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है ना वो ज़्यादातर क्या आ रही हो, वो नेगेटिव। मतलब इससे पहले जो हमने केस की बात की तो वहाँ पे इन्फेक्शन एजेंट प्रेजेंट था लेकिन ख़ुद ही उसमें जो है ना उस बंदे में भी डिजीज़ कॉज हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन रिजर्वायर कैरियर है इसमें कोई भी डिजीज़ नहीं है, मतलब कोई साइन एंड सिम्टम्स ही शो नहीं हुए, कोई कंडीशन ही डेवलप नहीं हुई। तो मतलब ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है लेकिन कोई भी जो है ना वो डेवलप नहीं हुई जिस तरह से केस में जो है ना डेवलप हो गई थी। तो ये बात ही याद रख लिया करो कि ह्यूमन रिजर्वायर क्या चीज़ होती है, कैरियर क्या चीज़ होती है और केस क्या चीज़ होती है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ह्यूमन रिजर्वायर केस एंड ह्यूमन रिजर्वायर
कैरियर। अच्छा, ह्यूमन रिजर्वायर अब यहाँ पे देख लो, ये बहुत जो है ना आसान है। मतलब ये क्या बता रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ह्यूमन रिजर्वायर। एक होता है सिक पीपल, क्लियर है, जिसमें सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल आर इजीली आइडेंटिफाइड, जिसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो है ना डिजीज़ के नमूदार हो गए हो। मे बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन सिम्टम्स हैव येट टू डेवलप आर हैव्ड सीज। मतलब ये भी जो है ना, मतलब अगर एक डिजीज़ हो गई है और वो इतनी जो है ना वो मतलब या तो साइन एंड सिम्टम्स अभी अपेयर नहीं हुई, या साइन एंड सिम्टम्स अपेयर हो गए थे लेकिन हमने जो है ना मतलब उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। तो रिमेंबर वन थिंग, मकसद मेरा ये है कि सिक पीपल वो लोग जो होते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है ना वो ऑर्गेनिज्म असल में उसके अंदर क्या करेगा, डिजीज़ कॉज करेगा, क्लियर है, उसमें जो है ना सिम्टम्स डिवेलप करेगा। लेकिन जो कैरियर ऑफ द इन्फेक्शन है ना, इंडिविजुअल हु विल नेवर शो सिम्टम बट आर स्टिल इन्फेक्शियस। मतलब क्या है कि उसकी अंदर वो इन्फेक्शियस मवाद प्रेजेंट है लेकिन कुछ साइन एंड सिम्टम्स उसमें अपेयर नहीं हुए। हमने उसकी सीरोलॉजिकल स्टडीज़ की, उसमें जो है ना हमने डिटेक्ट नहीं किया कि इसके अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है, लेकिन उसके अंदर जो है ना प्रेजेंट होता है। हमने एक फिनोमेना डिस्कस किया था जिसको हम कहते हैं आइसबर्ग ऑफ ए डिजीज़। आइसबर्ग ऑफ ए डिजीज़ का क्या मतलब था कि कुछ इस तरह की डिजीज़ होते हैं जो कम्युनिटी में तो प्रेजेंट होते हैं, उसकी कैरियर बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारी कम्युनिटी में इस तरह की डिजीज़ भी प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब एक ये है कि ह्यूमन रिजर्वायर दो तरह के होते हैं, एक है हमारे पास सिक पीपल जिसमें सिम्टम्स अपेयर हो जाते हैं, दूसरा है हमारे पास कैरियर जिसमें जो है ना इन्फेक्शियस एजेंट तो प्रेजेंट होता है लेकिन कोई साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होता। और जब तक कोई साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज़ शो नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ हो रही है, कोई डिजीज़ कॉज हो गई है, क्लियर है। तो ये इस तरह से ह्यूमन रिजर्वायर हो गए, सिक पीपल और कैरियर्स ऑफ द इन्फेक्शन। अच्छा, ये हमारे पास वो टाइफाइड की जो है ना मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाली हुई है कि किस तरह से जो है ना वो हो गई है। अच्छा, अब आ जाते हैं एनिमल रिजर्वायर और रिजर्वायर इन द नॉन लिविंग थिंग्स। एनिमल रिजर्वायर का क्या मतलब है, वो रिजर्वायर जो इन्फेक्शंस जो एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मे समटाइम्स बी एनिमल्स एंड बर्ड्स, कैन बी केसेस एंड कैरियर्स। क्या मतलब है अब केसेस का और कैरियर का, कि एनिमल्स और बर्ड्स में भी जो है ना सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ये बन सकते हैं। मतलब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ये बन सकते हैं, इससे भी जो है ना इन्फेक्शन एजेंट जो है ना उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इट कैन बी या तो वो केसेस होंगे या कैरियर्स होंगे। केसेस का क्या मतलब है कि साइन एंड सिम्टम शो हो गए होंगे, और कैरियर्स का क्या मतलब है कि साइन एंड सिम्टम शो नहीं होते। अब इसकी एग्जांपल क्या है, रेबीज़ हो गई, येलो फीवर हो गया, इन्फ्लुएंजा, सार्स एंड प्लेग, ये इसके क्या है एग्जांपल्स है एनिमल रिजर्वायर की। मतलब अगर कोई एनिमल है तो उसके अंदर भी जो है ना इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट होता है ना, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वो बन सकता है ना, क्लियर है। अगर कोई डिजीज़ जो है ना उसके अंदर आ गई है तो मतलब वो इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से है ना। तो ये बात याद रख लिया करो कि बर्ड्स या एनिमल्स जो है ना ये क्या हो सकती है, ये रिजर्वायर बन सकती है। हाँ, अगर वो रिजर्वायर केसेस है तो उसमें जो है ना साइन एंड सिम्टम शो नहीं होंगे। अगर वो कैरियर है तो अगर वो केसेस है तो उसमें साइन एंड सिम्टम शो होंगी, लेकिन अगर वो कैरियर्स हैं तो उसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होंगे, लेकिन उसके अंदर जो है ना इन्फेक्शन एजेंट प्रेजेंट होगा, क्लियर है। अब आ जाते हैं रिजर्वायर इन द नॉन लिविंग थिंग्स। तो अगर हम रिजर्वायर इन द नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, सो सॉइल एंड एनिमेट मैटर कैन आल्सो एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। मतलब अगर कोई सॉइल हो गई या मिसाल के तौर पर कोई जो है ना लकड़ी की कोई चीज़ है, या मतलब लकड़ी हो गई, या इसके अलावा जो है ना मतलब कोई और ऑब्जेक्ट हो गया है कि वो नॉन लिविंग है लेकिन उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, क्लियर है। तो रिमेंबर वन थिंग, वो भी उस इन्फेक्शन को क्या कर सकता है, हार्बर कर सकता है। यहाँ पे अगर हम हार्बर एजेंट्स की बात करें तो एंथ्राक्स हो गई और टेटेनस हो गई। टेटेनस
मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके जो है ना हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब हम एक्सीडेंट्स वगैरह करते हैं और हमारी जो है ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या कोई इंजरी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले जो है ना टेटनस शॉट लगाते हैं। टेटनस शॉट किस लिए लगाते हैं, क्योंकि वो स्पोर्स जो है ना वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, तो उस स्पोर्स को जो है ना रेजिस्टेंस शो करने के लिए हम टेटनस शॉट्स लगाते हैं। तो ये असल में ये टेटनस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जो है ना वो भी एज ए रिजर्वायर काम कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये याद रख लिया करो। एक हमारे पास ह्यूमन रिजर्वायर्स, एक है हमारे पास एनिमल रिजर्वायर्स, एक है हमारे पास रिजर्वायर्स ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, कि किस तरह से एक जो है ना इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गई। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बात की है कि कौन कौन से ऐसे एजेंट हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं जिससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकती है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रांसमिशन है, मूड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, या मतलब ट्रांसमिशन के कौन कौन से ऐसे मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए इस रिजर्वायर से दूसरे बंदों की तरफ वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाए। तो ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ आज का जो टॉपिक है वो कौन सा था, वो हमारे पास सोर्स ऑफ रिजर्वायर, सोर्स आर रिजर्वायर, कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है या रिजर्वायर है जिससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकती है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, और उसके बाद ससेप्टेबल होस्ट। क्लियर है, पहले हमने लेवल ऑफ प्रिवेंशन को स्टडी किया, फिर हम जो है ना आज सोर्सेज को डिस्कस किया, फिर उसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और रिमेंबर वन थिंग, एपिडेमियोलॉजी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसको जो है ना स्टडी करने के लिए आपने अपने ही नोट्स बनाने हैं, मतलब आपने लिखना है कि हमारे पास कौन कौन से जो है ना प्रिवेंशंस हो गए। तो प्रिवेंशन अगर आप देख लो और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना आप मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इसको अप्लाई करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। और आपने जब अगर रिसर्च करनी है तो ये सारे जो है ना ये आपकी यूज़ में आएंगे। इसके बाद हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ स्टडीज़ है, कोहॉर्ट स्टडी हो गई, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टडीज़ हैं, तो जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो ये सारा कुछ जो है ना ये हमारे पास रिसर्च में यूज़ होता है। क्लियर है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम।